नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है, कक्षा 12वीं में अपने NCERT कोर्स में अपन राजनीति विज्ञान पढ़ रहे थे। इसमें अपना तीसरा पार्ट चल रहा था समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। उसके बारे में हम पहले एक वीडियो में पढ़ चुके थे वर्चस्व के बारे में, और अमेरिकी वर्चस्व को दिखाने के लिए दो ऑपरेशन हम लोग पढ़ चुके थे। पहला था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और दूसरा था ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। अब आज अपन तीसरे ऑपरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले बता दूं कि जिस भी विद्यार्थी ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वो बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आपका समय वेस्ट नहीं करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले तीसरा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो देखिए, एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है कि 11 सितंबर 2001 को अलग अलग अरब देशों के लगभग 19 अपहरणकर्ताओं ने अमेरिका के 4 विमानों पर कब्जा कर लिया। क्या हुआ? 11 सितंबर 2001 को जो अलग अलग अरब देश थे, उनके लगभग 19 अपहरणकर्ताओं ने क्या किए, अमेरिका के 4 विमानों पर कब्जा कर लिया, उनको हाईजैक कर लिया। वह इन विमानों को अमेरिका की मुख्य इमारतों की तरफ उड़ा कर ले गए, और इन चारों विमानों को क्या किया इन्होंने, अमेरिका की जो मुख्य इमारतें थी उनकी तरफ उड़ा कर ले गए। इनमें से 2 विमान तो न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर गिर गए के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए गए। 2 विमान तो इन्होंने क्या किया, जो न्यूयॉर्क में स्थित है उनका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उत्तरी और दक्षिणी टावर, उससे टकराए। और तीसरा विमान जो है वर्जीनिया में स्थित पेंटागन, वहाँ से टकराया गया, जहाँ पर क्या है, अमेरिका का रक्षा मुख्यालय है। कहाँ पे? वर्जीनिया में जो पेंटागन है वहाँ पर अमेरिका का रक्षा मुख्यालय है। तो तीसरा विमान वहाँ पर टकराया, जबकि चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था। चौथा विमान कहाँ टकराना था? अमेरिकी जो कांग्रेस का मुख्य इमारत थी उस पर टकराना था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वह क्या हुआ, वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाकर गिर जाता है। कहाँ पे गिरता है ये? पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाकर ये गिर जाता है। और इसी घटना को 9/11 कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? 9/11 कहा जाता है। समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात? चलते वापस पीछे स्लाइड में। तो ये अपना था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए अगले ऑपरेशन की बात करते हैं। अब देखिए, अपन थोड़ा सा यहाँ पर 9/11 के जो परिणाम हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि 9/11 के क्या क्या परिणाम हुए। तो अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा हमला ये हुआ। जो हमला ये था वो अभी तक अमेरिका के ऊपर जितने हमले हुए उनमें सबसे बड़ा ये हमला माना जाता है, जिसके अंदर लगभग 3000 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, ये उन सभी लोगों के खिलाफ चलाया गया जिन पर 9/11 का शक था। एंड्यूरिंग फ्रीडम उन लोगों के ऊपर चलाया गया जिन पर 9/11 का जो शक था। इनका मुख्य निशाना फिर से अलकायदा और तालिबान था। वापिस से कौन बना? अलकायदा और तालिबान। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। जगह जगह अमेरिका ने क्या किया, गिरफ्तारियां शुरू कर दी। लोगों को खुफिया जेल खानों में रखा गया। जो गिरफ्तार हुए लोग उनको क्या किया, खुफिया जेल खानों में रख दिया गया, और किसी को इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। यानी कोई ना तो इनसे मिलजुल सकता, नहीं ये किसी से बातचीत कर सकते, तो इस तरह की मिलने की अनुमति नहीं दी गई। तो ये 9/11 के अपन यहाँ पर परिणाम देख चुके हैं। चलिए अगला ऑपरेशन पढ़ते हैं अपन, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम ये चौथा ऑपरेशन है जो दिखाता है अमेरिकी वर्चस्व को। तो 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की शुरुआत की। यानी कि कब किया था ये? 19 मार्च 2003 को। इसमें एक सेना बनाई गई जिसमें 40 देशों से ज़्यादा देशों की सेना शामिल थी। इन्होंने जो सेना बनाई उसमें 40 देशों की ज़्यादा सेना शामिल थी। और इस सेना को कोअलिशन ऑफ विलिंग्स यानी आकांक्षियों का महाजोट कहा गया। क्या कहा गया इसको? आकांक्षियों का महाजोट। इस सेना को इराक पर हमला करने के लिए बनाया गया था। ये जो सेना बनाई गई इसको इराक पर हमला करने के लिए बनाया गया था।
अमेरिका द्वारा कहा गया कि इस सेना को इराक में बन रहे सामूहिक संहार के हथियारों को खत्म करना है। क्या क्या बताया गया कि ये सेना जो बनाई गई वो क्यों बनाई गई कि इराक में जो सामूहिक नरसंहार के हथियार बन रहे हैं उनके लिए इस सेना को बनाया गया। क्या बोला गया? ये बोला गया कि सामूहिक नरसंहार का मतलब हो सकता है ऐसे हथियार जैसे कि कोई बम हो, परमाणु बम हो सकता है जिसमें समूह के रूप में लोग मर जाते हैं, एक साथ बहुत सारे लोग मरे, ऐसे हथियार बनाने का को क्या कहा जाता है? सामूहिक नरसंहार के हथियार, है ना। तो ऐसे हथियारों का उन्होंने बहाना किया, किसने? अमेरिका ने, कि इराक में इस तरह के हथियार बन रहे हैं और हम उन पे क्या करेंगे? उनको रोक लगाएंगे, उनको ख़त्म करेंगे वहाँ से। तो उनके उत्पादन पर रोक लगाने के लिए ये बनाया गया, उन्होंने ऐसा बोला। पर हमले के बाद इराक में कोई भी हथियार नहीं मिला। अब जब हमला हो जाता है अमेरिका का फाइनली, और जब इराक में सेना पहुंच जाती है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई इस तरह का जो सामूहिक नरसंहार कर सके ऐसा कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं मिलता है, जैसे कोई परमाणु बम वगैरह, है ना, इस तरह से। इसलिए ऐसा माना गया कि इस हमले का मुख्य उद्देश्य इराक के तेल संसाधनों पर कब्जा करना था। तो इन्होंने क्या मान लिया फाइनली कि इस हमले का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि इराक में जो तेल के संसाधन है ना उन पर कब्जा करना है। और इस हमले के लिए अमेरिका ने यूएनओ की भी अनुमति लेना जरूरी नहीं समझा, यानी कि अमेरिका ने यूएनओ की भी अनुमति नहीं ली, उनसे परमिशन नहीं ली, उसके बिना ही क्या कर दिया उसने? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चला दिया। तो देखिए इसके क्या क्या परिणाम हुए ऑपरेशन फ्रीडम के। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के परिणाम देखिए, इराक में अमेरिका के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। यानी इस ऑपरेशन के पश्चात ही क्या होता है? अमेरिका की जो इराक की जो जनता होती है वो अमेरिका के खिलाफ विद्रोह कर देती है। अमेरिका के लगभग 3000 तथा इराक के बहुत सारे सैनिक इस युद्ध में मारे गए। ये जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था इसके अंदर अमेरिका के 3000 तथा इराक के बहुत सारे सैनिक इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं। अमेरिका के इस कदम की सबने आलोचना की, पूरे विश्व ने इस कदम की क्या करी? आलोचना करी कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, इराक में ऐसे इस प्रकार से हमला नहीं करना चाहिए। तो इस कदम की अमेरिका के पूरे विश्व ने क्या करी? आलोचना करी। तो ये अपना था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। तो अपन ने अमेरिका के वर्चस्व को दिखाने के लिए अपन ने 4 ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा। पहला था अपना ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, दूसरा था अपना ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच, तीसरा था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम और चौथा है अपना ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब हमें आगे पढ़ना है कि अमेरिकी वर्चस्व के बारे में, कि अमेरिकी वर्चस्व किस किस क्षेत्र में है। तो देखिए पहला पॉइंट आ रहा अपना अमेरिकी वर्चस्व में आर्थिक वर्चस्व, यानी कि देखा जाए तो अमेरिका का वर्चस्व की बात करें कि अमेरिका का वर्चस्व किस किस में है, तो पहला है आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र भी काफ़ी मजबूत है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, हर क्षेत्र की सबसे बड़ी 3 बड़ी कंपनियों में से एक हमेशा अमेरिका की होती है। यानी कि कोई सा भी क्षेत्र मान लीजिए, उसकी 3 बड़ी कंपनियां देख लें तो उसमें इन तीनों में से एक ना एक कंपनी हमेशा किसकी होती है? अमेरिका की होती है। अगला पॉइंट है डॉलर का वर्चस्व, यानी कि पूरे विश्व में किसी भी चीज़ को मापने की जो इकाई है वो क्या है? डॉलर है। डॉलर के अंदर ही बाकी चीज़ों की क्या होती है? उनका आकलन होता है। और सभी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिका जो अपन ने पढ़े हैं, विश्व बैंक हो, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, WHO हो गया, तो इनके अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी रही है? हमेशा अमेरिका की रही है। तो ये अपनों को 4 पॉइंट याद रखने हैं आर्थिक वर्चस्व में, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो वो कौन है? अमेरिका है। और कोई सभी क्षेत्र की बात करें, उसकी 3 बड़ी कंपनियां ले लो तो उसमें से एक कंपनी हमेशा किसकी होती है? अमेरिका की होती है। और डॉलर का वर्चस्व काफ़ी सारा है और सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में महत्वपूर्ण इसकी भूमिका रही है। तो ये अपन ने देखा आर्थिक वर्चस्व के बारे में। आगे देखेंगे अपन सैन्य वर्चस्व के बारे में। तो देखिए सैन्य वर्चस्व, पहली चीज
कि विश्व की सबसे बड़ी सेना कौन है? अमेरिका की सेना है। अपने से नीचे के 12 देशों से भी अधिक सैन्य खर्चा करती है ये, यानी कि अमेरिका से नीचे के 12 देश देख लो, 12 देश जितना खर्चा सेना के ऊपर करते हैं उससे ज़्यादा खर्चा ये अकेला अमेरिका अपनी सेना पर कर देता है। तीसरा है, विश्व में कहीं भी वार कर सकने की क्षमता इसके अंदर है। किसमें? अमेरिका में है, यानी कि वहीं बैठे बैठे विश्व में कहीं भी इसको वार करना होता है तो वो आसानी से वार कर सकता है। आगे देखें, संख्या के आधार पर देख लीजिए, यानी कि काउंटिंग के आधार पर भी सेना काफ़ी ज़्यादा है। और गुण यानी कि क्वालिटी, मतलब इसके गुण, इसमें जो योग्यता है उसके आधार पर भी अमेरिका की सेना क्या है? सबसे आगे है। तो ये हो गया इसका सैन्य वर्चस्व। अपन ने आर्थिक वर्चस्व देख लिया, अपन ने सैन्य वर्चस्व देख लिया। अब पढ़ते हैं अपन तीसरा, ढांचागत वर्चस्व। तो देखिए, ढांचागत वर्चस्व की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने MBA की डिग्री की शुरुआत की, यानी कि इनको लगा अमेरिका वालों को कि कहीं ना कहीं बिजनेस जो होता है उसको भी पढ़ाया जाना चाहिए, वाणिज्य को भी क्या करना चाहिए? पढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए MBA की जो डिग्री होती है, मास्टर ऑफ बिजनेस अकाउंटेंट्स की, उसको भी इन्होंने क्या कर दी? शुरुआत कर दी। उसके बाद ब्रेटन वुड प्रणाली यानी करेंसी एक्सचेंज का जो होता है वो भी, उसकी शुरुआत भी कहाँ से होती है? वो भी अमेरिका से ही होती है। समुद्री मार्गों पर नियंत्रण, जो समुद्र के मार्ग हैं उन पर भी इसका कंट्रोल, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल LOCs, इसका भी शुरुआत यहीं से होती है। फिर इंटरनेट की निर्भरता, यानी कि आज जो हम जिस इंटरनेट के द्वारा हम लोग पढ़ रहे हैं, या हमारे देश में इंटरनेट के माध्यम से सारी सुविधाएं जो आपको बैठे बैठे मिल रही है, तो वो इंटरनेट जो है वो बेसिकली कहीं ना कहीं अमेरिकी सैटेलाइट से ही चल रहा है। कहाँ से चल रहा है? अमेरिकी सैटेलाइट से ही ये इंटरनेट चल रहा है। आगे बात करें, सभी बड़े संगठनों के मुख्यालय कहाँ पर रहे? अमेरिका में है। WHO हो गया, या फिर UN हो गया, इस प्रकार वर्ल्ड बैंक हो गया, इस प्रकार के जो बड़े बड़े संगठन हैं उन सब के मुख्यालय कहाँ पर हैं? अमेरिका में ही स्थित है। तो ये हो गया इसका ढांचागत वर्चस्व, ये हो जाता है इसका ढांचागत वर्चस्व। उसके बाद में बात करते हैं अपन सांस्कृतिक वर्चस्व की, कि सांस्कृतिक वर्चस्व क्या होता है संस्कृति के बारे में। तो देखिए, अमेरिकी रहन सहन का बाकी देशों पर प्रभाव पड़ा है, यानी विश्व के जितने बाकी देश हुए हैं उनका जो रहन सहन है वो अमेरिका की वजह से काफ़ी तरह से क्या हुआ है? प्रभावित हुआ है। आज अपने देश में जो लड़के लड़कियां नीली जींस पहनते हैं, वो नीली जींस भी कहाँ से है? वो अमेरिका की ही प्रचलित है। तो वहीं से अमेरिका की देखा देखी ही हमारे देश में भी नीली जींस चलती है। अमेरिकियों की तरह जीने की इच्छा, अमेरिकी जो व्यक्ति हैं उनकी तरह जीने की इच्छा भी हमारे मन में जागृत हो गई, और एक इनको देखे देख अमेरिकियों को देख कर ही। तो इस प्रकार से अपन ने ये सांस्कृतिक वर्चस्व के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने आर्थिक वर्चस्व पढ़ लिया, अपन ने सैन्य वर्चस्व पढ़ लिया, अपन ने ढांचागत वर्चस्व पढ़ लिया। उसके बाद में अपन ने सांस्कृतिक वर्चस्व पढ़ लिया, सांस्कृतिक। इस प्रकार से अपन ने चारों वर्चस्व के बारे में पढ़ लिया है, आर्थिक, सैन्य, ढांचागत और सांस्कृतिक। उसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं अपन। इस प्रकार से हम लोगों ने चारों वर्चस्व के बारे में अपन ने देख लिया है। अब देख लीजिए, जो अमेरिकी वर्चस्व है उसके मार्ग में जो बाधाएं उत्पन्न हैं, जो अवरोध हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अगले वीडियो को भी बिल्कुल मिस ना करें, और प्लीज़ अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इजाज़त दीजिए मुझे। जय हिंद, जय भारत।